Hello students, so in this video we discuss chapter number 1, the constitution and the need for laws. So student, what is constitution? The basic laws or rules of a country or organization. Student, कोई भी organization हो, बड़ा हो, छोटा हो, country हो, बड़ी हो, छोटी हो, सबको कुछ basic laws और rules चाहिए होते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं student? Constitution. Now laws क्या होते हैं? Rule of conduct. लॉज क्या होते हैं? रूल ऑफ कंडक्ट. सो वाई वी नीड लॉज? सो दैट वी कैन गवर्न अवर कंट्री इन अ प्रॉपर वे. चलो, तो रूल क्या है स्टूडेंट? एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड है, गाइड है. किसके लिए? हमारी एक्शंस के लिए. फॉर आवर एक्शंस वी हैव सम एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और गाइड, जिससे कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि कैसा हो, गलत हो. रूल्स बहुत एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. फॉर व्हाट? फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. इफ़ यू वांट टू गवर्न योर कंट्री इन अ प्रॉपर वे, अगर आपको अपनी कंट्री को तरीके से गवर्न करना है, तरीके से रन करना है, चलाना है, तो व्हाट यू रिक्वायर्ड रूल्स. द रूल्स एंड प्रिंसिपल आर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो रूल्स चाहिए, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे कुछ लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चा? हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी जो कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सारे इम्पोर्टेंट रूल्स, लॉज बहुत ही स्पेसिफिक वे में लिखे हुए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस ही ना हो. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक कंट्री के लिखे हुए होते हैं. भले वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमने इसको बहुत ही बारीकी से सोच समझ के लिखा है. सारे बेसिक प्रिंसिपल को उसके अंदर हमने लिख दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस ही ना हो. द कंट्री इज़ गवर्न बाय दिस प्रिंसिपल. अब ये जो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे हैं स्टूडेंट. ये प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए. लॉज आर फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू देम. और आप जितने भी नए लॉज बनाएंगे वो कहीं ना कहीं जो बेसिक प्रिंसिपल का जो फ्रेमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे. तो लॉज आर फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स. Thus the constitution is also regarded as the fundamental law of country. अगर कोई पूछेगा फंडामेंटल लॉ किसी भी कंट्री का क्या होता है, तो वो होता है बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को आप फंडामेंटल लॉ भी बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये इफेक्ट में कब से आया स्टूडेंट? 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया है. लिखने वाली, ड्राफ्ट करने वाली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, जो लिख रही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. So student, why we need constitution and what is the importance of constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ड्यूटीज एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिटर्न इन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लिखा है कि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से ऑर्गन होंगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या होंगी. ये सब कुछ हमने स्पेसिफिकली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है या क्या गलत कर रही है. ये सब अगर आपको जानना है तो आपको सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी. और हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ भी काम करते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में वो कर रही है कि नहीं कर रही है. सेकेंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई और लेजिस्लेचर हो गया. इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करने का काम किसका ही है? कॉन्स्टिट्यूशन का. चलो, ये तो गवर्नमेंट की आपस की बात हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसे डील करेगी, स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल गवर्नमेंट के साथ कैसे डील करेगी. पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये भी रेगुलेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन एज वेल एज बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. दोनों पॉइंट क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप को भी
रेगुलेट करता है, भले वो डिफरेंट ऑर्गन हो, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच की बात हो या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच की बात हो। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम है, जिससे भी कोई भी ऑर्गन, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन किसी भी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें स्टूडेंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आता है आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये एक ही लेवल पे काम करते हैं, ये एक ही लेवल पे काम करते हैं, इनके काम अलग अलग है बट लेवल है सेम। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे चेक रख सकता है, जुडिशरी भी लेजिस्लेचर पे चेक रख सकती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे चेक रख सकता है। इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकते हैं और इसी चेक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और इससे ये इनमें से कोई भी ऑर्गन, भले वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, ये अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट जुडिशरी का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, CJI हो, जज हो, इनके अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे लेजिस्लेचर के लिए। इस तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ कभी भी नहीं कर पाएंगे। चलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको 2 ईयर 11 मंथ लगे हैं, 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बन के तैयार होने में पूरे 2 साल 11 मंथ, पूरे 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 डेज लग गए हैं। 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे हैं। और इस पे जो अमाउंट स्पेंड हुआ है वो है ₹64 करोड़, ठीक है, 6 करोड़ रुपया लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में खर्च हुआ है। सो 6.4 करोड़ वॉज स्पेंट ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ इट एंड इट टुक 2 years 11 months 17 days, 2 years 11 months 17 days एंड 6.4 करोड़ का पूरा अमाउंट था जिसको हमने खर्च किया है इसको लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हम एक डाइवर्स पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, हमें माइनॉरिटीज़ के राइट को भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस बनाए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ को अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑपरेस ना कर पाए, इसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। वी हैव गिवन रिजर्वेशंस टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन का भी बहुत ऑपरेशन किया है मैंने, मतलब वीमेन मोस्टली ऑपरेस बाय मैन, तो उनको भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत थी। तो वी हैव गिवन रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट एंड वीमेन। यस स्टूडेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट हमारे साथ कोई इनजस्टिस ना कर सके, कोई और व्यक्ति भी हमारे साथ कोई इनजस्टिस ना करे। दैट इज़ वाई सम फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में, कुछ फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे स्टूडेंट, गवर्नमेंट के इनजस्टिस से। नाउ नीड फॉर लॉज की ज़रूरत क्या है हमें स्टूडेंट, तो लॉ मैंने क्या बताया था, अ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन दैट अ नेशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल अग्री टू फॉलो। लॉ वो चीज़ होती है जहाँ पर नेशन के सारे लोग अग्री करते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। फिर से सुनना, लॉ अ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन दैट अ नेशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल अग्री टू फॉलो। लॉ आर नीड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लॉज बनाए क्यों गए स्टूडेंट, हर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सिक्योरिटीज़ के। लॉज आर मेंट फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, लोग सिक्योर रहे, लोगों का भला हो, इसलिए हमने लॉज बनाए हैं। दे सर्व एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, ये सोशल चेंज लेके आते हैं। एस्टेब्लिशिंग एंड एगालिटेरियन सोसाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगालिटेरियन सोसाइटी? An egalitarian society is a society where all individuals are born equal and all members of society are said to have a right to equal opportunities. Egalitarian society वो society है जहाँ पर हम इक्वालिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर सबका इक्वल राइट है। आई बात समझ में?
अच्छा, हम ट्रेडिशनली बात करें, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो हम एक अनइक्वल सोसाइटी का पार्ट थे, विच इज़ प्लेग्ड बाय सोशल एवल्स। बहुत सारे सोशल एवल हमारी सोसाइटी में थे और आज भी हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम नाउ वी आर 100% फ्री फ्रॉम ऑल द एवल्स। नो, पर्दा सिस्टम इज़ ऑल्सो देयर। पर्दा सिस्टम आज भी इंडिया में आपको मिल जाएगा। डाउरी आज भी इंडिया में मिल जाएगी। फीमेल फोर्टिसाइड आज भी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और उसमें मेरी प्रॉब्लम तो यह है कि मैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल इतना देखती हूँ ना कि और उसमें सारे रॉन्ग फॉल्स केसेस नहीं होते हैं, जो रियल लाइफ केसेस होते हैं उससे इंस्पिरेशन लेके वो बनाते हैं। तो डाउरी के, फीमेल इन्फोर्टिसाइड के, अल्कोहलिज्म के बहुत सारे केसेस मैंने उसमें देखे हैं। तो ये प्लेग पहले नहीं था हमारी सोसाइटी में। प्लेग कौन सा वाला? सोशल प्लेग, डाउरी, फीमेल फोर्टिसाइड, अल्कोहलिज्म वाला, ये आज भी हमारी सोसाइटी में है। आज भी हमारी सोसाइटी 100% इन चीज़ों से फ्री नहीं हुई है। तो हम बोलते हैं ना कि लॉज हम बनाते हैं फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज इन सोसाइटीज़। सच में आप कैसे देखो, जैसे हमने डाउरी एक्ट बना दिया बेटा, तो आज डाउरी लेने देने से लोग थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि भाई हम उतनी अननेसेसरी डिमांड ना करें कि हमारी कंप्लेंट की जाए। फीमेल फोर्टिसाइड होता है पर उसके लिए आपको अब बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, क्योंकि रूल्स लॉज बने हुए हैं, तो डॉक्टर भी डरता है, वो अपनी प्रॉपर बैकिंग लेके चलता है। ठीक है, अल्कोहलिज्म आज भी है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना टाइम में भी शराब की दुकानें खुली थी, तो हमने देखा था ना कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो अल्कोहलिज्म अभी भी है, फीमेल फोर्टिसाइड अभी भी है, डाउरी अभी भी है। तो इनको चेंज करना है, सोशल चेंजेस के लिए हमें लॉज की रिक्वायरमेंट होती है। द नीड फॉर लॉज बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट। नीड जो है वो लॉज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस रीड अबाउट सम स्पेशल एवल्स। हम कुछ स्पेशल एवल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे जो सबसे बड़ा एवल है वो है डाउरी। डाउरी बोले तो दहेज, हिंदी में क्या होता है ये? दहेज, दहेज, डाउरी। So student, what is dowry in simple term? The money, gold, gift, estate that a woman bring to her husband, that is what? डाउरी। जब शादी के टाइम जो औरत होती है, जो ब्राइड होती है, अपने घर से बहुत सारा पैसा, गुड्स, लग्जरी आइटम, कई बार ज़मीन, स्टेट, ये सब लेके आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वो किसके लिए लेके आती है? अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? डाउरी। Dowry is the money or gift given to the groom and his family by the bride's family. Bride की family, groom की family को कुछ गिफ्ट देती है, मनी देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाउरी। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ऑफन डाउरी डिमांड कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर मैरिज। पर कई लोग थोड़े लालची होते हैं, वो डाउरी को कंटिन्यू रखते हैं डिमांड करना मैरिज के बाद भी। अच्छा, तुम कार लाई थी, तुम छोटी कार लाई थी, अब बड़ी लाओ। तुम सिर्फ बाइक लाई थी, अब तुम्हें कार लाना चाहिए। तुम गोल्ड की बस इतनी ज्वेलरी लाई थी, तुमने और लाना चाहिए। तो ऐसी डिमांड्स कंटिन्यू रहती हैं। The inability to fulfill the demands results in physical or mental torture of the bride. अगर वो फैमिली है जो ब्राइड की फैमिली है, अगर वो ये सारी डिमांड्स को फ्यूचर में भी पूरा नहीं कर पाती है, तो इससे जो ब्राइड है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उसको उसके ऊपर फिज़िकल टॉर्चर होता है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ये तो कॉमनली आप हमारे इंडियन सीरियल्स में देख लेंगे किस तरीके से ब्राइड को फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। एंड एक्सट्रीम केसेस लीड टू डेथ। और कई बार उन्हें जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इतना मेंटल हरासमेंट उनके साथ किया जाता है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती हैं। कई बार उन्हें खुद जला वला के मार दिया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट ब्रिंगिंग द डिजायर्ड अमाउंट। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। अब इस डाउरी की प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पास किया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961। 1961 में आ गया था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, DPA, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। कब आ गया था स्टूडेंट? 1961 में। और आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी डाउरी मिल रही है। बहुत सारे लोग शादी में इस बात पे लड़ लेते हैं कि मैंने तो ये मांगा था, आपने ये दिया, मैंने तो इस कंपनी का था, आपने इस कंपनी का दिया। तो ये जो इश्यूज़ होते हैं, ये ब्राइड और ग्रूम की जो फ्यूचर लाइफ होती है, जो मैरिज वाली लाइफ होती है, उसको सुकून में नहीं रहने देते और अल्टीमेटली फिर डिवोर्स का कारण भी बन जाते हैं। सो स्टूडेंट, 1961 में आया था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड गिविंग एंड टेकिंग डाउरी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग डाउरी देना और डाउरी लेना दोनों ही गलत है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पकड़ा गया डाउरी लेता या देता, तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी देना पड़ेगा। जेल, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में भी जाना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा।
इस पासिंग एन एक्ट इनफ टू कव दिस प्रैक्टिस, क्या सिर्फ ये एक्ट पास कर देने से ये प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी? इसके अलावा आप लोग बताओ कौन सी और स्टेप लेना पड़ेगा? मैंने बोला ना कि ये एक्ट तो 1961 में आ गया था स्टूडेंट, पर आज तक डाउरी ली और दी जा रही है, तो हमें और क्या करना चाहिए? ये लोग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। 8 क्लास का बच्चा इतना तो समझदार होता है, सोच लेता है, शादियाँ उसने देखी होती है, घर में वो सारी चीज़ों का एनालिसिस कर सकता है, देख सकता है, तो आप लोग बताएंगे और क्या स्टेप ली जाए। नाउ फीमेल फोर्टिसाइड, क्या फीमेल फोर्टिसाइड? फीमेल फोर्टिसाइड क्या है स्टूडेंट? फीमेल फोर्टिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ फीटस एंड अंडरगोइंग अबॉर्शन इफ इट इज़ अ गर्ल। फिर से डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ फीटस। पहले तो आपको जो फीटस है, जो अंदर बच्चा है, उसका सेक्स फाइंड आउट करना है कि वो लड़का है या लड़की है। देन अंडरगोइंग अबॉर्शन इफ इट इज़ अ गर्ल, अबॉर्ट करवा लेना उस बच्चे को अगर पता चल जाए कि जो फीटस है वो गर्ल है। आई बात समझ में? फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर पहले आप आइडेंटिफाई करोगे वेदर इट इज़ अ गर्ल और बॉय। जैसे आपको पता चला गर्ल है तो आप उसको अबॉर्ट करवा दोगे। इवन टुडे डॉटर्स आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल बर्डन बाय मेनी पीपल। कुछ लोग आज भी जो वुमेन होती है, डॉटर होती है, वुमेन नहीं डॉटर, उसको फाइनेंशियल बर्डन की तरह समझते हैं, तभी वो उसको मार देते हैं। और इसके लिए एक सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है वो डाउरी सिस्टम, क्योंकि उनको पता है पहले हमको लड़की को बड़ा करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, उस पर खर्च करना है, फिर उसको डाउरी देना है, बहुत सारा दहेज देना है, और अगर हम दहेज नहीं दे पाएंगे तो बड़ी होकर सामने वाली फैमिली हमारी बेटी को मार देगी। इससे बेटर है कि हम उसको अभी मार दें। बहुत गलत सोच है ये, ऐसा नहीं। आप अपनी लड़की को इतना इंडिपेंडेंट बना दें कि डाउरी लेने की कोशिश ही ना करे सामने वाली पार्टी। आपकी लड़की इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि वो ऐसी जगह शादी करने को ही रेडी ना हो जहाँ उसे दिख जाए कि उसके पेरेंट्स उसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक हुई बात? चलो, तो आज भी लड़कियों को फाइनेंशियल बर्डन की तरह देखा जाता है। तो फीमेल फोर्टिसाइड इज ऑन द राइज, फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज़्यादा राइस पे था। ये जो प्रैक्टिस थी इसने इंडिया के जो सेक्स रेशो है उसको बैडली इफेक्ट किया। 2011 का जो सेंसस था उसमें हमने देखा कि डिक्लाइन हुआ नंबर ऑफ फीमेल में। 0 to 6 एज की जो लड़कियां थी उनका नंबर ड्रास्टिकली गिरने लगा। वो कितना रह गया? सिर्फ 919 आउट ऑफ 1000 मेल बॉय। लड़के 1000 पैदा हुए तो उस पर सिर्फ ओनली 919 गर्ल्स पैदा हुई हैं। मतलब कितने की डेफिशिएंसी होगी? 81 की डेफिशिएंसी। 81 लड़की डेफिशिएंट थी फॉर 1000 बॉयज़। तो ये तो गलत था। जबकि यही अगर हम 2001 सेंसस की बात करें, 2001 में भी बहुत अच्छा तो कुछ नहीं था, पर ये 927 था। अगर मैं 2001 के सेंसस की बात करूँ, 2001 में जो सेंसस हुआ था, हेड काउंट हर 10 साल में होता है, हेड काउंट हर 10 ईयर में होता है। पहला 2001 में हुआ था, मतलब हर 10 सालों में होता था। 2001 के बाद जो दूसरा सेंसस होगा वो कब होगा? 10 साल बाद 11 में। तो जब 11 में दूसरा सेंसस हुआ तो यहाँ पर लड़कियों का नंबर सिर्फ रह गया 919 पर 1000। पहले तो 927 थी, पहले भी कम ही थी, बट नाउ ओनली 919, और ज़्यादा कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न था फीमेल फोर्टिसाइड। पहले आइडेंटिफाई कर लो लड़की है तो उसको अबॉर्ट करवा दो। तो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, बुक ही पढ़ लेते हैं। चलो चलो चलो। The 2011 census shows a decline in number of female in the age of 0 to 6 as compared to 2001. 2011 में लड़कियों का नंबर 2001 से और कम हो गया। 11 का सेंसस था उसमें 919 गर्ल्स थी, जबकि कि जो 2001 का सेंसस था उसमें 927 गर्ल्स थी। टू कब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड कम कर दिया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं पंडित, मैं बोलती हूँ पंडित, आप ना बोलें, PNDT एक्ट कब पास हुआ? 1994 में। याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और दूसरा हमारा एक्ट है, इसके पहले पढ़ा 1961 में हमने क्या पास किया? डाउरी एक्ट। 1994 में पास हुआ PNDT, दैट इज प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रीनाटल जो बच्चा है प्रीनाटल स्टेज में है, तो उसकी जो डायग्नोस्टिक टेक्निक थी उसका रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़, उसके जो मिसयूज़ है उसको प्रिवेंट करना। देखो आप जो
डायग्नोस होता है, जो सोनोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड होता है बच्चा, वो अल्ट्रासाउंड सिर्फ इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि हम देख पाएँ कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ ले रहा है कि नहीं, उसके सारे ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए होता था अल्ट्रासाउंड। इसलिए नहीं होता था कि आप सेक्स आइडेंटिफाई कर लें फिर पेरेंट्स को बता दें और वो पेरेंट्स मूर्ख हो तो वो गर्ल होने के बाद उसको अबॉर्ट करा दें। समझ में आ रही बात? तो प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट PNDT कब पास हुआ? 1994 में। और ये इफेक्ट में कब आया बच्चा? 1996 में। 2 साल और लगे, इफेक्ट पास हो गया था ये 1994 में, इफेक्ट में आया 1996 में, पास हुआ 1994 में, इफेक्ट में आया 1996 में। जो PNDT था वो प्रोहिबिट करता था कि आप जो सेक्स का डिटर्मिनेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फीटस का जो भी सेक्स हो आप डिटरमाइन कर लेंगे पर उसको पेरेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटरमाइन। अगर आपने ऐसे लगा दिया कि यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है बेबीज़ का, तो ये गलत है, ऐसी एडवर्टीजमेंट आपको नहीं लगानी है, ठीक है। एनी वायलेशन ऑफ PNDT कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। एक डॉक्टर को फाइन हो सकता है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन का जो प्रैक्टिशनर है उसको फाइन हो सकता है, उसको जेल में जाना पड़ सकता है अगर उसने इस लॉ का वायलेशन किया तो, ठीक है। आप कोई ऐसी ऐड भी नहीं लगाएंगे कि हम यहाँ पे प्रीनाटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। सेक्स डिटरमाइन करो, आप देखो कि बच्चा प्रॉपर बना है नहीं बना है, पर उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। नाउ लॉस एंड डिसेंट। तो बच्चा क्या होता है डिसेंट का मीनिंग? लॉस तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, डिसेंट क्या है? डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज़, ठीक है। जब आप किसी जनरली एग्रीड आइडिया, ओपिनियन से अग्री ना करें, ठीक है, या किसी ऑफिशियल जो डिसीज़न है उससे एग्री ना करें तो उसे क्या बोलेंगे? डिसेंट। डिसेंट क्या है? फिर से एक बार सुनो। डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज़। व्हाट इज डिसेंट? डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली अग्रीड आइडिया। चलो, तो लॉ हो गया और उसका डिसेंट भी हो सकता है। चलो, लॉज आर फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितने भी लॉ बनते हैं स्टूडेंट, उनका अल्टीमेट एम क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट समवेयर वी हैव सीन कि जो भी लॉ बनाया गया है वो लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है लोगों के, बट अ सिचुएशन में अराइज वेयर अ लॉ माइट नॉट बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के को लग ही नहीं रहा कि वो हमारे हित के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए बनाया गया है। वॉट शुड द पीपल डू देन? फिर लोगों को क्या करना चाहिए? शुड दे ओबे द लॉ और एक्सप्रेस दिस एग्रीमेंट? क्या जो नियम बन गया उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं, ये पता होने के बाद भी कि ये गलत है, कि उनका डिसएग्रीमेंट वो एक्सप्रेस कर दें। इफ़ वी लुक एट आर हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे इंस्टांसेस स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने साथ में आके मना किया है किसी लॉ को मानने के लिए। सो स्टूडेंट, वी हैव सीन various instances where people defied laws for the larger good of the country। कंट्री की अच्छा सोचते हुए, हित में सोचते हुए बहुत सारे बार हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने डिफाई किया है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, यहाँ ये जो लॉ है ये अच्छा नहीं है। डिफाई का मीनिंग क्या होता है? डिफाई का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज़ टू ओबे, टू रिफ्यूज़ टू ओबे। समझ में आ गई बात? और टू रिफ्यूज़ टू ओबे को क्या बोलेंगे हिंदी में? अवज्ञा, ठीक है। अवज्ञा करना मतलब भैया ये चीज़ तो हम मानेंगे ही नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाइड? टू रिफ्यूज़ टू ओबे। आई बात समझ में? सो बेसिकली द work of any of the law is to satisfy the people. Whatever law we are making for the larger interest of the people, but somewhere we have seen in some situations laws were there which is not in the general interest of the people, so people are not agreeing with that laws। ऐसा हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है स्टूडेंट की, बहुत सारे लॉज बनाए गए जिनको कि लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम तो इस लॉ को नहीं मानेंगे। तो पहला ऐसा लॉ हम पढ़ेंगे वो है सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि हमारे गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1930 में। आप लोग हिस्ट्री में इसको इसी ईयर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पर भी पढ़ लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। ब्रिटिश ने क्या कर दिया था? जो बेटा सॉल्ट होता है, जो हमारा नमक होता है, जो हम खाने में डालते हैं, है ना, खाने में मतलब मीठे में नहीं, नमकीन में जो डालते हैं नमक, है ना, जो सॉल्ट
था, जो बेसिक कमोडिटी होती है, जो हमारे नेचर ने हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल करवाया है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। And student, salt is something which is consumed by everyone in a equal quantity, either it is a rich or poor. कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जो सब लोग इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो चीज़ जो हमें नेचर ने फ्री में दी है, अब उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। नो इंडिविजुअल वॉज अलाउड टू मेक सॉल्ट आप इजीली ओशन वाटर से बना सकते हो। कई बार रॉक सॉल्ट है, उस रॉक से भी सॉल्ट ले सकते हो, पर ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि कोई इंडिविजुअल सॉल्ट नहीं बनाएगा। गांधी जी ने एक सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की अगेंस्ट टैक्स 12 मार्च 1930 को। इसी को दांडी मार्च भी बोलते हैं। अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर, अपने फॉलोअर्स के साथ, इनके ट्रस्टेड 78 फॉलोअर्स थे जो इनके साथ दांडी मार्च के लिए गए। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ गुजरात के साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। यहाँ से ये लोग चले दांडी तक। दांडी कोस्टल एरिया है, वहाँ पर कहाँ है दांडी? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे दांडी मिलेगा। वहाँ पहुँच के गांधी जी ने कब पहुँचे बच्चा? 12 मार्च को स्टार्ट किया, 6 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए। 12 मार्च को स्टार्ट किया, 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट सॉल्ट लॉ, और ये सिग्निफाई करता है कि इट सिग्निफाइज द चैलेंज टू अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट, और इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया। दांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है ये? सविनय, विनय के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी सॉल्ट सत्याग्रह से। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद सॉल्ट सत्याग्रह, इन विच गांधी जी वेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, मेड सॉल्ट। वहाँ पर जाके उन्होंने नमक बनाया, क्योंकि नमक बनाना फ्री का काम है, हम सब कोई भी कर सकता है। तो गांधी जी ने बोला इसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गलत है। चलो, तो पहला हुआ, ये हो गया। सेकेंड है एंटी लिकर मूवमेंट। तो एंटी लिकर मूवमेंट में क्या है बच्चा? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेस्ड एंड एंटी लिकर मूवमेंट लेड बाय वीमेन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की औरतों ने मिलकर एक मूवमेंट लॉन्च की जिसका नाम था एंटी लिकर मूवमेंट। कब? इंडिपेंडेंस के बाद। उन्होंने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, क्योंकि जो लिकर शॉप्स थी, जो शराब की दुकानें थी, लिकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। द लाइज्डन लिकर शॉप हैड ओपन अनऑथराइज्ड काउंटर्स टू इंक्रीज देयर सेल। जितनी भी लाइसेंसिंग लिकर शॉप थी, उन्होंने अनऑथराइज्ड बहुत सारे काउंटर्स खोल दिए थे जिससे इनकी सेल बढ़ जाए, ठीक है। जो लिकर शॉप होती है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है स्टूडेंट, पर ये लाइसेंस लेकर आप एक शॉप चलाओ। उन्होंने बहुत सारे काउंटर्स खोल दिए जिससे इनकी सेल बढ़ाई जा सके, तो लोगों को ईजिली लिकर मिलने लगी। इससे क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन मेनी पुअर वेस्टिंग देयर मनी ऑन लिकर। बेसिक उनकी नीड पूरी हो नहीं पा रही थी, वो अपने बच्चों को फीड प्रॉपर नहीं करा पा रहे थे, उनको स्कूल नहीं सेंड कर पा रहे थे, बट दे आर टेकिंग और बाइंग लिकर बिकॉज इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। सो हेयर वीमेन ने अपनी पावर दिखाई, कुछ ब्रेव वीमेन इकट्ठी हुई और उन्होंने बोला लिकर की जो सेल है इसको आप कंट्रोल करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। द लॉन्च द एंटी लिकर मूवमेंट, उन्होंने एंटी लिकर मूवमेंट लॉन्च किया। वो जानती थी कि लिकर शॉप पे बैन लगाना, दे न्यू दैट बैन ऑन लिकर शॉप वुड नॉट be easy to enforce as liquor was important source of revenue for the government। उन औरतों को भी पता था कि बच्चा लिकर की शॉप को पूरी तरह बंद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू किससे आता है? लिकर शॉप से ही आता है। ये आपने कोरोना टाइम में भी जब न्यूज़ व्यूज़ अगर आप देखते होंगे, अब 8 का बच्चा इतना छोटा नहीं होता, न्यूज़ वो देखता ही है, तो आपने देखी होंगी लास्ट ईयर की लिकर शॉप पे से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है किसको? हमारी गवर्नमेंट को। हाउएवर आफ्टर मच प्रोटेस्ट द बैन वॉज इम्पोज्ड, पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। जैसे हमारी बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने लिकर शॉप पे बैन लगा रखा है, वहाँ पर लिकर शॉप नहीं है, तो वैसे ही जो आंध्र प्रदेश था वहाँ पर भी बैन इम्पोज कर दिया गया। लॉज हैव प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म, और यहाँ पर जो लॉ था उसने एक सोशल रिफॉर्म लेके आया सोसाइटी में। हाउएवर लॉज अलोन कैन नॉट कर्ब सोशल एविल, लॉ बनाने से ही सोशल एविल खत्म नहीं हो जाएंगे बच्चा, उसके लिए सोशल अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अपना माइंडसेट करने की ज़रूरत है। अरे मुझे तो शराब पीनी नहीं है ना, मुझे शराब पीनी ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है, तो फिर मैं लिकर शॉप पे ही नहीं जाऊँगा। पर यहाँ पर हमको उसके लिए भी सरकार को फोर्स करना पड़ा कि तुम लेकर शॉप बंद करो, जब मैं पीना बंद करूँगा, ये गलत है।
Now, the last paragraph of this chapter, rule of law. You have read that our constitution provides the framework for administrating the country. हमारा जो constitution है वो एक framework provide करता है जिसके according हमारी country को administer किया जाता है, run किया जाता है, govern किया जाता है. So, in student, whatever law is there which is against the fundamental right of the people can be declared null and void. Student, अगर हमें कुछ कोई लॉ ऐसा लगे जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो लोग उससे डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल एंड वॉइड? हैविंग नो फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल एंड वॉइड? हैविंग नो फोर्स. ठीक है, व्हाट इज नल एंड वॉइड? हैविंग नो फोर्स. So by Supreme Court, and who is going to declare these law null and void which is against the fundamental right? Supreme Court. तो यहाँ पर हम बोलते हैं जो हमने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम पढ़ा ना, दिस लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर ने तो लॉ बना दिया पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में जैसे ही आया कि दीज पर्टिकुलर लॉ इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, उसने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? स्टूडेंट, नल एंड वॉइड. Thus rule of law will always prevail. हमेशा rule of law prevail करेगा. The rule of law implies that no one is above law. Rule of law क्या बोलता है? कोई भी law के ऊपर नहीं है. This principle not only regulate the power of government, ये principle सिर्फ government की power को regulate नहीं कर रहा है पर ये भी बताता है कि we all are equal before law. नियम के आगे हम सब, कानून के आगे हम सब एक हैं. Thus we can say that democracy and rule of law complement each other. तो हम बोल सकते हैं कि democracy is all about लॉ, रूल ऑफ लॉ. एंड रूल ऑफ लॉ कहाँ पर ही फॉलो होता है? स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में. मोनार्की, डिक्टेटरशिप तो चलने नहीं वाली रूल ऑफ लॉ से. वो तो जो उनको करना होता है वो कर देती हैं. सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन.